Welcome friends, journal equilibrium and welfare. Well guys, in order to understand this topic well, it is imperative for you to first have a good knowledge about exchange and welfare. तो अगर अभी तक आपने पुराने एक्सचेंज और वेलफेयर के वीडियोस नहीं देखे हैं, आई वुड अर्ज यू पहले उसको देख लो और फिर इसको समझ लो। आइए शुरू करते हैं। परफेक्टली कंपेटिटिव प्राइस सिस्टम, हम ये अज्यूम करके चलेंगे। So here we assume that markets are perfectly competitive. There are large number of homogeneous firms. Both goods as well as factor market are competitive. There are not transportation charges, and both individuals and firm have perfect knowledge about prices. अब तक आप समझ गए होंगे कि perfect competition के features. Law of one price. Because we assume zero transaction cost and perfect information, each good obeys the law of one price. A homogeneous good traded at same price, no matter who buys it or which firm sells it. If one good is traded at two different prices, demanders would rush to buy the good where it is cheaper. These actions would tend to equalize the price of the good. So I don't think ये कोई रॉकेट साइंस है। आगे बढ़ते हैं। अ ग्राफिकल मॉडल ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम विथ टू गुड्स। मेरा बच्चा, क्योंकि आप जनरल इक्विलिब्रियम की बात करें, इक्विलिब्रियम हुआ तो डिमांड सप्लाई दोनों का होना ज़रूरी होगा। तो आइए एक एक करके देखते हैं। जनरल इक्विलिब्रियम डिमांड। वेल, डिमांड पैटर्न्स इन एन इकोनॉमी आर डिटरमिन्ड बाय इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस। फॉर आवर सिंपल मॉडल वी विल assume that all individuals have identical preferences which can be represented by an indifference map. General equilibrium supply. We will use the approach of production possibility curve. By detailing the way in which this curve is constructed, we can show in a simple context the ways in which markets for output and inputs are related. तो डिमांड प्रेफरेंस से बना लेंगे, जो हम माइक्रो में सेम 3 में भी करते थे, और सप्लाई जो है उसके लिए मैं अभी आपको आगे एक पूरा तरीका सिखाऊंगा जिससे आप सप्लाई को भी समझ सकेंगे। एजवर्थ बॉक्स फॉर प्रोडक्शन। मेरे बच्चों, जब हमने एक्सचेंज किया था तो मैंने आपको खूब डिटेल में सिखाया हुआ है एजवर्थ बॉक्स, लेकिन वो था कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो आप सीखेंगे दैट विल बी फ्रॉम प्रोडक्शंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो बच्चों, बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ द पीपीसी फॉर टू आउटपुट्स एक्स एंड वाई बिगिंस विद द अजम्पशन दैट दीज आर और रादर देर आर फिक्स्ड अमाउंट्स ऑफ कैपिटल एंड लेबर दैट मस्ट बी एलोकेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स। द पॉसिबल एलोकेशन ऑफ these inputs can be illustrated with the help of an Edgeworth box, which with dimensions given by the total amount of capital as labor and labor available. तो बेटा आप याद करो, जब मैं आपको एजवर्थ बॉक्स कंजम्पशन का सिखाता था तो मैं लेता था कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, यहाँ पे लेते थे गुड एक्स, यहाँ लेते थे गुड वाई। अब मेरे बच्चों, कंज्यूमर ए और बी रिप्लेस हो जाएंगे गुड एक्स और गुड वाई से, और यहाँ पर गुड एक्स और गुड वाई रिप्लेस हो जाएगा इनपुट से, लेबर एंड कैपिटल, इसलिए इसको इनपुट स्पेस भी कहते हैं। सो मेरे बच्चों, ये है टोटल अमाउंट ऑफ लेबर अवेलेबल, ये है टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल अवेलेबल। सपोज ए पॉइंट पर आप हो, डोंट यू थिंक इतना लेबर एक्स के लिए लगा रहे हो, इतना कैपिटल एक्स के लिए लगा रहे हो, एक्स गुड के लिए, इतना लेबर वाई गुड के लिए लगा रहे हो, और इतना कैपिटल आप गुड वाई के लिए लगा रहे हो। सो द लेंथ ऑफ द बॉक्स रिप्रेजेंट्स द टोटल लेबर आवर्स एंड हाइट शोज द टोटल कैपिटल आवर्स। लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द बॉक्स रिप्रेजेंट्स द ओरिजिन फॉर measuring capital and labor devoted to production of good X. The upper right corner represents the origin for resources to produce good Y. Suppose हम सिर्फ good Y की यहाँ पे बात कर रहे हैं। Point A shows the exact amount of labor and capital used in the production of good Y. Labor for Y, capital for Y. Similarly, it can also show you कि good X में कितना लगता है। I hope यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। अब आपके साथ हम शो करते हैं एफिशिएंट एलोकेशन। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको जब मैंने एजवर्थ बॉक्स बनाना सिखाया था तो आप याद करो हम ऐसे करते थे मेरे बच्चों। मैं यहाँ लेता था कंज्यूमर ए, यहाँ लेता था कंज्यूमर बी, और मैं बनाता था IC1 ऑफ ए, IC2 ऑफ ए, IC3 ऑफ ए एंड IC4 सो ऑन, और ऐसे बना देते थे IC1 ऑफ बी, IC2 ऑफ बी, IC3 ऑफ बी। याद है? फिर इसको परेटो पॉइंट्स बोल देते थे आप, और जब वो कर्व इंटरसेक्ट कर रहे होते थे, फिर रिमेंबर 2 वाला, तो फिर आप उसको कहते थे कि ये जैसे ये वाला है, इसको आप बोलते थे इनएफिशिएंट पॉइंट है। सब कुछ सेम रहेगा बच्चों, इट इज़ जस्ट दैट। दो बातें जो आपको ध्यान रखनी है। पहला, इंस्टेड ऑफ ICs यू विल नाउ बी यूजिंग आइसोक्वांट्स। अगर आप इसका डिफरेंस भूल गए तो मैं याद दिला देता हूँ। इंडिफरेंस कर्व शोज कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स वेयर ऑल द कॉम्बिनेशन प्रोवाइड सेम सेटिस्फैक्शन।
आइसोक्वांट शोज कॉम्बिनेशंस ऑफ टू इनपुट्स विच प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ आउटपुट। क्योंकि बेटा प्रोडक्शन की बात हो रही है, सप्लाई की बात हो रही है, तो आइसोक्वांट यूज़ होंगे, बाकी सब कुछ सेम है। लाइक ये जो पॉइंट 1 है ये इनएफिशिएंट है क्योंकि यहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, टेंजेंसी चाहिए, और जितने भी टेंजेंसी वाले पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, दीज विल ऑब्वियसली बी कंसीडर्ड एज द बेस्ट पॉइंट और द जनरल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। मैंने कहा 2 बातों का ध्यान रखना है। जो पहली बात का ध्यान रखना है वो समझ लीजिए, वो था कि आईसी की जगह आइसोक्वांट आपने लगाने हैं। जो दूसरी बात है उसका भी मैं बता दूं मेरा बेटा, अब जो मैं आपको सिखाऊंगा ना राजे, आपको वाकई में खुशी महसूस होगी, आपको लगेगा कि यार मैं ऐसे ही इको ऑनर्स नहीं कर रहा, ये एक्चुअली में मुझे और लोगों से अलग कर रहा है। कैसे बताता हूँ। अगर लोग 1 लाख लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो ट्रस्ट मी 99,900 लोगों को ये बात नहीं पता। आप उस लेवल पर पहुंच चुके हो, उन 100 लोगों में शामिल हो जिन्हें अब ये बात पता होगी। सर ऐसी कौन सी बात है, बताता हूँ मेरे बच्चे। जब आप छोटे छोटे बच्चे थे, इकोनॉमिक्स शुरू किया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो आपने जी जान से एक टॉपिक किया था जिसको आप बोलते थे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आपको तो डेफिनेशन तक याद है आज तक। आप कहते थे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स रिसोर्सेज। यही ऐसा कुछ करते थे ना, या लोकस वर्ड बोल देते थे। हाँ सर। तो बेटा 1 लाख लोग अगर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो 99,900 लोगों को पता है पीपीसी क्या होता है, लेकिन 100 लोगों को पता है पीपीसी बनता कैसे है। उनमें आप अब शामिल होने वाले हैं मेरे बच्चों। बिफोर आई डू दैट, ये भी तुम्हें याद होगा, इसको कहते थे अंडर यूटिलाइजेशन, इसको कहते थे अनअटेनेबल पॉइंट, और ये होता था फुल यूटिलाइजेशन अगर आप पीपीसी पर किसी भी पॉइंट पर हो। हाँ सर बिल्कुल यही होता था। अब मेरे बच्चे देख, सी द मैजिक अनफोल्डिंग। जनरल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स 2, 3, 4, 5, परेटो भी कह सकते हैं। यही 2, 3, 4, 5 से ही पीपीसी बनता है। ये देखो। So, the production possibility frontier shows the alternative combinations of two outputs that can be produced with fixed quantities of input if those inputs are employed efficiently. ये 2, 3, 4, 5 यही पॉइंट्स हैं। 2, 3, 4, 5 इसको कहते हैं इनपुट स्पेस क्योंकि इनपुट लेबर कैपिटल से बना रहे हो। इसको कहते हैं आउटपुट स्पेस क्योंकि आप गुड एक्स गुड वाई यहाँ पे शो कर रहे हो। अब आपको ये कहा जाता था दैट पीपीसी इज स्लोपिंग लाइक दिस, या पीपीसी हैज़ दिस स्लोप ड्यू टू इंक्रीजिंग एमआरटी या इंक्रीजिंग एमओसी। आपको टीचर कहते थे भाई साहब ज़रूर से रट लो पीपीसी इज़ कॉनकेव टू द ओरिजिन, कहते थे ना कि पीपीसी इज़ कॉनकेव टू द ओरिजिन, ज़रूर से रट लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर आपको वो एग्जांपल देते थे गन्स और बटर का। इकोनॉमी वॉर पे है, गन्स चाहिए, बटर के रिसोर्स उठाएंगे एंड थिंग्स लाइक दैट, और उससे आप प्रूव कर लेते थे कि इंक्रीजिंग एमआरटी या इंक्रीजिंग एमओसी मेक्स पीपीसी कॉनकेव। तो आइए उसी को और बेहतर तरीके से समझाता हूँ। सो उस जिसको आप एमआरटी कहते थे, यहाँ पर बोल रहे हैं रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। सो द स्लोप ऑफ पीपीएफ शोज हाउ एक्स कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर वाई व्हेन टोटल रिसोर्सेज आर हेल्ड कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल फॉर पॉइंट्स नियर ओ एक्स on PPF, the slope is a small negative number, say -1/4. This implies that by reducing y output by 1, x output could be increased by 4. Near on this OY axis, OY point, on the other hand, the slope is a large negative number, say -5, implying that y must be reduced by 5 unit to have 1 more unit of x. In other words, आप देख सकते हो यहाँ से सेक्रीफाइस कम है, यहाँ से सेक्रीफाइस और ज़्यादा है, और यहाँ से और भी ज़्यादा है। ठीक है मेरा बच्चों, आगे बढ़ते हैं। So the slope of PPF clearly shows the possibilities that exist for trading y for x in the production. The negative of this slope is called the rate of product transformation, RPT, जिसको आप छोटे बच्चे जब होते थे तो MRT बोलते थे, MOC भी बोल सकते हैं, just that रेशो वर्ड है तो MRT बोला जाता है। So formal definition, the rate of product transformation between two output is the negative of the slope of PPF for those output. Mathematically it is dy upon dx, change in y upon change in x. The RPT records how x can be technically traded for y while continuing to keep the available productive inputs efficiently employed. अब आते हैं शेप ऑफ पीपीएफ, जिसके बारे में भी बात कर रहे थे। द पीपीएफ शोन इन फिगर शोज एन इंक्रीजिंग आरपीटी फॉर आउटपुट लेवल नियर ओ एक्स रिलेटिवली लिटिल वाई मस्ट बी सेक्रीफाइस टू ऑब्टेन 1 more x, दैट इज दिस आरपीटी इज स्मॉल। Near OY, on the other hand, additional x may be obtained only by substantial reductions in y output, that is, this RPT is large. We will now see why this concave shape might be expected to characterize most production situations.
ये अब सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, बहुत ध्यान से करना। अ फर्स्ट स्टेप इज टू रिकग्नाइज दैट आरपीटी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एमसी ऑफ एक्स इज टू एमसी ऑफ वाई। बच्चा कहता है क्या बात कर रहे हो, आपने तो कहा था डी वाई बाई डी एक्स होता है, अब आप कह रहे हो एमसी ऑफ एक्स अपॉन एमसी ऑफ वाई होता है। मैंने कहा हाँ। बच्चा कहते हैं प्रूफ, आइए प्रूफ करते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल दैट एक्स एंड वाई आर प्रोड्यूस ओनली विद लेबर। इफ इट टेक्स 2 labor hours to produce one more x, we might say that mc of x is 2. Similarly, if it takes only 1 labor hour to produce an extra y, then mc of y is 1. Therefore rpt is 2. अगर हम ये मान के चलें कि rpt is mc of x upon mc of y है, आप कहोगे प्रूफ करो, मैं कर रहा हूँ अभी प्रूफ। So rpt is 2, that is ratio of the marginal cost of both goods. Therefore 2 of y must be foregone to provide enough labor so that x may be increased by 1 unit. आइए फॉर्मली इसको फॉर्मली देखते हैं और मैथमेटिकली देखते हैं। Suppose cost of any combination of output is C, X and Y combination. Along the PPF, C, X, Y will be constant because the inputs are fixed in supply. If we call this constant level of cost C bar, we can write C, X, Y. At this constant level of cost C bar, we can write this as C, X, Y minus C bar is equal to 0. It is this implicit function that underlies the PPF. तो RPT हो गया d by y dx with these limit and we get mc of x upon mc of y. अब यहाँ पे कुछ बच्चे कहते हैं सर अगर मुझे मैथ्स का इतना शौक होता तो मैं मैथ्स ऑनर्स लेता ना। आप इसको मैथमेटिकली मत सिखाओ, आप मुझे इकोनॉमिकली प्रूफ करके दिखाओ कि कैसे RPT इज mc of x upon mc of y। कोई बात नहीं, समझाते हैं। इस एग्जाम्पल को पकड़ो। इफ़ इट टेक्स 2 labor hours to produce 1 more x, और सिमिलरली इफ इट टेक्स 1 labor hour टू प्रोड्यूस 1 extra y। तो एक बात बता, अगर तेरे को एक गुड x बढ़ाना है तो 2 labor hours चाहिए होंगे। हाँ। वो 2 labor hours अगर गुड y में लगाता तो 2 यूनिट बन जाते। हाँ। तो क्या मैं कह सकता हूँ 1 यूनिट बढ़ाने के लिए x के 2 यूनिट y के कम हो रहे हैं? हाँ सर। तो काका यही तो था डेल्टा y बाय डेल्टा x। ठीक है, इसलिए mc of x अपॉन mc of y। So, to show reason why the RPT might be expected to increase for clockwise movement along the PPF, we can proceed by showing why the ratio of MC of X to MC of Y should increase as X output expands and Y output contracts. तो बेसिकली कॉन्केविटी को हम प्रूव करेंगे MC of X और अपॉन MC of Y की रेशो से। पहला है डिमिनिशिंग रिटर्न्स, पहला रीज़न कॉन्केविटी का। The most common reason for the concave shape of PPF is that we assume both goods are produced under condition of diminishing returns. Hence, increasing the output of good X will raise its MC, whereas decreasing the output of Y will reduce its MC. तो भैया MC of X बढ़ रहा है, MC of Y घट रहा है, तो फिर RPT तो बढ़ेगा ना। सेकेंड रीज़न स्पेशलाइज इनपुट। बेटे यही सिखाया गया था तुझे जब तू स्कूल में था, बटर और गन्स वाला एग्जाम्पल। If some inputs were more suited for X production than for Y and vice versa, the concave shape of the production frontier also could be obtained. In that case, increase in X output would require drawing progressively less suitable inputs into the production for that good. Therefore, MC of X would increase. MC of Y, on the other hand, would reduce because smaller levels for Y would permit the use of only those input more suited for Y production. इसकी डिटेलिंग मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो गन्स और वो जो बटर वाला एग्जाम्पल है वही लिखा हुआ है बेसिकली, बस इंग्लिश थोड़ी अच्छी है। Although this type of specialized input assumption has considerable importance in explaining a variety of real-world phenomena, it is not suited for our general assumption of homogeneous factors of production. देख तेरे साथ कितनी बुरी बात हुई। तेरे को एक ही चीज़ आती थी पीपीएफ के लिए कि क्यों कॉनकेव होता है, और तेरी किताब कह रही है वही सबसे बेकार रीज़न है, गिवन assumptions. So hence it cannot serve as a fundamental explanation for concavity. Third reason, differing factor intensities. Even if inputs are homogeneous and production function shows constant return to scale, यानी diminishing नहीं है, the PPF will still be concave if good X and Y use inputs in different proportions. In the production box diagram, for example, good X is capital intensive related to good Y. ये वाले की बात कर रहा है भाई, कहीं तो मेरे को बताए बोले भी कि कौन से डायग्राम की बात हो रही है, साथ में दिखाते जाना सही रहेगा। इस डायग्राम की बात कर रहा है भाई, ठीक है, चलो। हाँ, so in the production box diagram, for example, good X is capital intensive relative to good Y. That is at every point along OX OY, ये OX OY कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। रेशियो ऑफ K2L इन X प्रोडक्शन एक्सीड्स द रेशियो ऑफ K2L इन Y, क्योंकि उसमें कैपिटल इंटेंसिव है गुड। So to board curve OX OY is always above the mean diagonal of the edgeward box. If on the other hand good Y has been relatively capital intensive, the contact curve would have bored downward.
ठीक है, वाई? तो एक एग्जांपल लेते हैं, कंसिडर एनी 2 पॉइंट्स ऑन पीपीएफ से P1 एंड P3। ये बोला है बेटा, मैंने आगे ना बना दिए तेरे लिए, P1 एंड P3। So one way of producing an output combination between P1 and 3 would be to produce the combination x1 plus x3 by 2। ये देख ले बेटा, x1 प्लस x3 by 2 इनकी एवरेज, ठीक है। इसी प्रकार y4 प्लस y2 by 2, y4 y2 by 2 इनकी एवरेज। अगर तू इनकी एवरेज बनाएगा तो समवेयर ऐसे बीच में लाइन जाएगी, ठीक मेरा बच्चा। आगे बढ़ते हैं। सो बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल assumption दैट कॉम्बिनेशन वुड बी फिजिबल एंड वुड फुली यूज बोथ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। माइंडेड एक तरह से एवरेज ले रहा हूँ। द कॉम्बिनेशन वुड लाई एट द मिड पॉइंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, जो मैंने अभी बनाई, बिटवीन पॉइंट 1 and 3। ऑल्दो सच अ पॉइंट इज फिजिबल बट नॉट एफिशिएंट, क्योंकि वो इनसाइड आ गया बेटा, as can be seen by examining the box diagram too. Because of the bored nature of contract curve, producing at a point such as P2 would provide more of both the goods. Therefore, PPF in figure would bulge out beyond the straight line and become concave. तो ये भी एक रीज़न है कॉन्केविटी शो करने का। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड सप्लाई, ये सिर्फ नॉलेज सेक के लिए दे रहा हूँ। द पीपीसी शोज दैट देर आर मेनी possible efficient outcomes or combination of the two goods, and that producing more of one good necessitates cutting back on the production of other good. This is called opportunity cost. The cost of producing more X can be most readily measured by the reduction in output Y. Therefore, the cost of one more unit of X is best measured by RPT at the prevailing point on PPC. The fact that the cost increases as more X is produced represents the formulation of supply in general equilibrium contest. अभी मैंने बताया था ना कि पूरे सेटअप के साथ सिखाऊंगा सप्लाई क्या होती है, ये था पूरा सेटअप। अब है बेटा जनरल मॉडल ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। मेरे बच्चों, आपने एक्सचेंज जब चैप्टर किया तो खाली कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किया, अभी आपने प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से किया। अब मैं दोनों को मर्ज कर देता हूँ। मेरा बेटा, ये मैंने पीपीसी बना दिया। आप तो जानते हो ना पीपीसी पे जो पॉइंट्स हैं वो एक्चुअली में यही पॉइंट्स तो हैं, एजवर्थ बॉक्स वाले, यही वाले पॉइंट्स है ना, ठीक है। अब मेरे बच्चे ध्यान से समझना, यहाँ पे अंदर एक एजवर्थ बॉक्स बना देता हूँ, यहाँ से एक लाइन खींच देता हूँ जिसको मैं बोलूँगा ये स्लोप दिखा रही है, वो आरपीटी दिखा रही है पीपीसी का। अब मेरे बच्चों इसके भीतर हम बना देते हैं IC1, IC2, IC3, और बेटा ये हो गया IC1, IC2, IC3। राज्य बी स्ट्रीट स्मार्ट, अगर तू आईसीस बना रहा है यानी कंजम्पशन की बात हो रही है, और ये वही है कि ये ए के ओरिजिन से है, ये बी के ओरिजिन से है, इसको ज्वाइन किया, ये कॉन्ट्रैक्ट कर्व बन गया। अब मेरे बच्चे जनरल मॉडल जो प्रोडक्शन एक्सचेंज अगर मर्ज करके आप करो तो ये होता है, ये लाइन आप खींच रहे हैं तो स्लोप बराबर हो जाते हैं, यानी MRS ऑफ ए इज इक्वल टू MRS ऑफ बी इज इक्वल टू MRT, ये इज इक्वल टू दिस। सर आपने ये लाइन यहीं से क्यों खींची? ये यहाँ से भी आ सकती है, यहाँ से भी आ सकती है। एक और टॉपिक है, वैसे आपके कोर्स में नहीं है, बहुत साल पहले होता था, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, आगे कभी मास्टर्स करोगे तो फ़ायदा रहेगा। उसको कहते हैं रॉबिन्सन क्रूजो इकोनॉमी। सेम 5 के पेपर में, ऑप्शनल पेपर में थोड़ा बहुत मेंशन मिल भी जाएगा उसका, लेकिन वो सबको नहीं मिलेगा ना, हु नोज आप वो पेपर ऑप्ट करते हो कि नहीं। तो उसमें क्या होता है, ये पीपीसी है, उसमें ना हम ये मानते हैं एक इंडिविजुअल इकोनॉमी के अंदर, तो उसके फिर इंडिफरेंस मैप्स बना लेते हैं, IC1, IC2, IC3, तो यहाँ पे आ जाता है वो जनरल इक्विलिब्रियम। इसको बोलते हैं रॉबिन्सन क्रूजो इकोनॉमी। तो आप नेट पे देख सकते हैं, काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा आपको। तो मुझे लगा थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर दूं। वैसे यहाँ पर ये खेल ख़त्म हो जाता है। अब इसी चीज़ को मैं अगले वीडियो में वेलफेयर और एक्सचेंज को न्यूमेरिकल के थ्रू सिखाऊंगा, तो आई थिंक आपकी कमांड और बेटर हो जाएगी। और नोट्स वगैरह के लिए ये मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको नोट्स पहुँचा दिए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है मेरा बच्चा, चलिए, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स।